हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम क्लास 12th की बायोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम देखेंगे। मानव स्वास्थ्य एवं रोग और क्या मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये दोनों चैप्टर हम एनसीईआरटी की फास्ट रीडिंग करा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाके विजिट कर सकते हैं उसको। तो चलिए आज हम ये चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। इनमें मेन पॉइंट क्या क्या है, जिसमें क्या है, किन बातों पर एनसीईआरटी बात कर रही है। 3 पॉइंट दिए हुए हैं। जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत, पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन, पुनर्योगज डीएनए तकनीक के प्रक्रम। इन 3 बातों पर एनसीईआरटी पूरी इस चैप्टर में इसी से रिलेटेड दिया गया है। तो चलिए देखते हैं, आज की क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी में उन तकनीकों का वर्णन मिलता है जिसमें जीवधारियों या उनसे प्राप्त एंजाइमों का उपयोग करते हुए मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद या प्रक्रमों प्रोसेस का विकास किया जाता है। डबल रोटी, शराब इत्यादि सभी सूक्ष्म जीवों द्वारा संपन्न प्रक्रमों से बनते हैं। यह भी एक प्रकार से जैव प्रौद्योगिकी का परिणाम है। वर्तमान समय में सीमित अर्थ में जैव प्रौद्योगिकी को देखा जाए तो इनमें वे प्रक्रम आते हैं जिनमें आनुवांशिकतः रूपांतरित जेनेटिकली मॉडिफाइड जीवों का उपयोग उपर्युक्त पदार्थों को अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए किया जाता है। आगे चलकर अनेक प्रक्रमों तकनीकों का समावेश जैव प्रौद्योगिकी में किया गया। उदाहरणार्थ पात्र इन विट्रो निषेचन द्वारा परख नली शिशु का निर्माण, जीन का संश्लेषण एवं उपयोग, डीएनए टीका का निर्माण या दोष युक्त जीन का सुधार, ये सभी जैव प्रौद्योगिकी के ही भाग हैं। यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ EFD द्वारा जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा दी गई है। EFD द्वारा दी गई परिभाषा निम्नवत है: नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान व जीवों, कोशिकाओं व इसके अंग तथा आणविक अनुरूपों का समायोजन। जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के विकास में निम्न 2 प्रमुख तकनीकों का योगदान है। ये है का आनुवांशिक इंजीनियरिंग। इस तकनीक द्वारा आनुवांशिक पदार्थों डीएनए या आरएनए के रसायन में कर इसे परपोषी जीवों होस्ट ऑर्गेनिजम्स में प्रवेश कराकर इसके समलक्षणी फिनोटाइप परिवर्तन करते हैं। नंबर जैव प्रक्रम। रासायनिक इंजीनियरिंग प्रक्रमों में रोगाणु रहित सूक्ष्म जीव संदूषित रहित वातावरण बनाकर केवल वांछित सूक्ष्मजीव सुकेंद्रकी कोशिकाओं में वृद्धि कर अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों जैसे प्रतिजैविकी, एंटीबायोटिक्स, टीके, एंजाइम आदि का निर्माण किया जाता है। अब आनुवांशिक इंजीनियरिंग के सिद्धांतों के संकल्पनात्मक विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। संभवतः आप अलैंगिक जनन रिप्रोडक्शन की अपेक्षा लैंगिक जनन के फायदों के बारे में जानते हैं। अलैंगिक जनन आनुवांशिकी सूचनाओं को परिरक्षित रखता है, जबकि लैंगिक जनन द्वारा विभिन्नता व विशिष्ट आनुवांशिक व्यवस्था के संयोजन के प्रतिपादन का अवसर मिलता है, जो जीव या आबादी हेतु लाभकारी हो सकता है। लैंगिक जनन से विभिन्नता उत्पन्न होती है। परंपरागत संकरण की विधियां, जो पौधों एवं जंतुओं के जनन में उपयोगी है, इनके द्वारा वांछित जीन के साथ साथ अवांछित जीन का समावेश व गुणन भी हो जाता है। उपर्युक्त कमियों को दूर करने हेतु आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीक में जीन क्लोनिंग व जीन स्थानांतरण का उपयोग कर पुनर्योगज डीएनए, रिकाम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किया जाता है, जिससे बिना अवांछित जीनों के केवल एक या एक से अधिक वांछित जीन को चुने हुए जीवों में स्थानांतरित करते हैं।
क्या आप जानते हैं कि विजातीय एलियन जीवों में किसी प्रकार से स्थानांतरित किए हुए डीएनए खंड का क्या भविष्य है? संभवतः यह डीएनए जीव की संतति कोशिकाओं में स्वयं गुणित नहीं हो पाएगा, किंतु जब यह डीएनए आदताग्राही के जीनोम में जुड़ जाता है तब यह गुणित होकर परपोषी डीएनए के साथ वंशागत हो जाता है। यह विजातीय डीएनए खंड गुणसूत्र का अंग हो जाता है, जिससे प्रतिकृति करने की क्षमता होती है। एक गुणसूत्र में कुछ विशिष्ट डीएनए अनुक्रम होता है, जिसे प्रतिकृतियन रेप्लिकेशन का उत्पत्ति कहते हैं, और जो प्रतिकृतियन के लिए उत्तरदायी है। किसी भी जीव में किसी विजातीय डीएनए खंड के गुणन हेतु इसे गुणसूत्र का अंग होना आवश्यक है, जिसमें एक विशिष्ट अनुक्रम मिलता है, जिसे प्रतिकृतियन का मूल ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। इस प्रकार एक विजातीय डीएनए प्रतिकृतियन की मूल से जुड़ा रहता है, ताकि डीएनए का विजातीय खंड परपोषी जीवों में स्वयं प्रतिकृति व गुणित हो सके। इसे क्लोनिंग भी कह सकते हैं, या किसी टेम्पलेट डीएनए की समान गुणित संरचना का निर्माण कह सकते हैं। प्रथम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के सहज प्लाज्मिड। यह गोलाकार गुणसूत्र बाह्य डीएनए है जो स्वतः प्रतिकृति करता है। ये प्रतिजैविक प्रतिरोधी कूटलेखन जीन के जुड़ने से हो सका था। स्टेनले कोहेन व हर्बर्ट बोयर ने 1972 में उपर्युक्त कार्य प्लाज्मिड से डीएनए का टुकड़ा काटकर संपन्न किया, जिनमें प्रतिजैविक प्रतिरोध प्रदान करने के लिए जिम्मेदार जीन था। आणविक कैंची कहे जाने वाले प्रतिबंधन एंजाइम रिस्ट्रक्शन एंजाइम की खोज से डीएनए को विशिष्ट जगहों पर काटना। कटे हुए डीएनए का भाग प्लाज्मिड डीएनए से जोड़ा जाता है। यह प्लाज्मिड डीएनए संवाहक वेक्टर की तरह कार्य करता है, जो इससे जुड़े डीएनए को स्थानांतरित करता है। संभवतः आप जानते हैं कि मच्छर कीट संवाहक के रूप में मलेरिया परजीवी को मनुष्य ठीक उसी तरह से प्लाज्मिड को संवाहक के रूप में प्रयोग कर विजातीय डीएनए के खंड को परपोषी जीवों में पहुंचाया जाता है। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को संवाहक के साथ जोड़ने का काम एंजाइम डीएनए लाइगेज के द्वारा होता है, जो डीएनए अणु के कटे हुए भाग पर कार्य कर उसके किनारों पर जोड़ने का काम करता है। इस संयोजन से पात्र इन विट्रो नए गोलाकार संभवतः प्रतिकृति बनाने वाले डीएनए का निर्माण होता है, जिसे पुनर्योगज डीएनए। जब यह डीएनए एस्चेरिचिया कोलाई ई कोलाई एक जीवाणु जो साल्मोनेला से काफ़ी मिलता जुलता है में स्थानांतरित किया जाता है, तो यह नए परपोषी के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग कर अनेक प्रतिकृतियां बना लेता है। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन की प्रति का ई कोलाई पर गुणन ई कोलाई के में प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन की क्लोनिंग कहलाता है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि जीव के आनुवंशिक रूपांतर में मूलभूत 3 चरण हैं का वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान, चिन्हित डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण, स्थानांतरित डीएनए को परपोषी में सुरक्षित रखना तथा उसकी संतति में स्थानांतरित करना। पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन। अब हम पूर्व वर्णित चर्चा से जान चुके हैं कि आनुवंशिक इंजीनियरिंग या पुनर्योगज डीएनए तकनीक तभी संपादित हो सकती है जब हमारे पास तकनीकी साधन जैसे प्रतिबंधन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज संवाहक व परपोषी जीव हों। अब इनमें से कुछ के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रतिबंधन एंजाइम।
वर्ष 1963 में 2 एंजाइम पृथक किए गए जो ई कोलाई में जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफाज की वृद्धि को रोक देते हैं। इनमें एक डीएनए से मिथिल समूह को जोड़ता है जबकि दूसरा डीएनए को काटता है। बाद वाले एंजाइम को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज कहा गया। प्रथम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज हिंड सेकंड, जिसका कार्य डीएनए न्यूक्लियोटाइड विशिष्ट क्रम पर निर्भर है, 5 वर्ष बाद पृथक किया और पहचाना गया। ऐसा पाया गया कि हिंड सेकंड डीएनए अणु को उस विशेष बिंदु पर काटते हैं जहां पर 6 क्षारक युग्मों बेस पेयर का एक विशेष अनुक्रम होता है। इस विशिष्ट क्षारक अनुक्रम को हिंड सेकंड को पहचान अनुक्रम कहते हैं। हिंड सेकंड के अलावा आज 900 से अधिक प्रतिबंधन एंजाइमों के बारे में जानकारी है जो जीवाणुओं के 230 से अधिक प्रभेदों स्ट्रेस से पृथक किए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक विभिन्न पहचान अनुक्रमों का पहचानते हैं। इन एंजाइमों के नामकरण में परंपरानुसार नाम का पहला शब्द वंश व दूसरा एवं तीसरा शब्द प्रकेंद्रकी कोशिकाओं की जाति से लिया गया जिनसे ये पृथक किए गए थे, जैसे इको R1 एस्चेरिचिया कोलाई RY13 इको R1 में वर्ण R प्रभेद के नाम से लिया गया है। नाम के बाद रोमन अंक उस क्रम जिसको जीवाणु के प्रभेद से एंजाइम पृथक किए गए थे। प्रतिबंधन एंजाइम न्यूक्लियेजेस कहलाने वाले एंजाइमों के बड़े वर्ग में आते हैं। एक्सोन्यूक्लियेज 2 प्रकार के होते हैं एवं एंडोन्यूक्लियेज। एक्सोन्यूक्लियेज डीएनए के सिरों से न्यूक्लियोटाइड को अलग करते हैं, जबकि एंडोन्यूक्लियेज डीएनए को भीतर विशिष्ट स्थलों पर काटते हैं। प्रत्येक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज डीएनए अनुक्रम की लंबाई के निरीक्षण के बाद कार्य करता है। जब यह अपना विशिष्ट पहचान अनुक्रम पा जाता है तब यह डीएनए से जुड़ जाता है तथा द्विकुंडलिनी की दोनों लड़ियों को शर्करा फास्फेट आधार स्तंभों में विशिष्ट केंद्रों पर काटता है। प्रत्येक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज डीएनए में विशिष्ट पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों को पहचानता है। क्या आप जानते हो कि पैलिंड्रोम क्या है? ये वर्णों के समूह हैं जिन्हें आगे व पीछे दोनों तरफ से पढ़ने पर एक ही शब्द बनता है, जैसे मलयालम। शब्द पैलिंड्रोम और डीएनए पैलिंड्रोम में अंतर है। डीएनए में पैलिंड्रोम क्षारक युग्मों का एक ऐसा अनुक्रम होता है जो पढ़ने के अभिविन्यास को समान रखने पर दोनों लड़ियों में एक जैसे पढ़ा जाता है। उदाहरणार्थ निम्न अनुक्रमों को 5 से 3 दिशा में पढ़ने पर दोनों लड़ियों में एक जैसा पढ़ा जाएगा। अगर इसे 3 से 5 दिशा में पढ़ा जाए तब भी यह बात सही बैठती है। प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए लड़ी को पैलिंड्रोम स्थल के केंद्र से थोड़ी दूर पर लेकिन विपरीत लड़ियों में 2 समान क्षारकों के बीच काटते हैं, जिसके फलस्वरूप सिरों पर एक लड़ीय भाग रह जाता है। प्रत्येक लड़ी में प्रलंबी फैलाव मिलते हैं जिन्हें चिपचिपा स्टिकी सिर कहते हैं। इसे यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह अपने पूरक कटे प्रतिरूप के साथ हाइड्रोजन आबंध बांड बनाते हैं। सिरों पर यह चिपचिपायन एंजाइम डीएनए लाइगेज के कार्य में सहायता प्रदान करता है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज का उपयोग आनुवंशिक इंजीनियरिंग में डीएनए के पुनर्योगज अणु बनाने में किया जाता है, जो विभिन्न स्रोतों या जीनोम से प्राप्त डीएनए से मिलकर बना होता है। एक ही प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटने पर प्राप्त होने वाले डीएनए खंडों में समान
प्रकार को चिपचिपे सिरे होते हैं जो डीएनए लाइगेज की सहायता से आपस में किनारे से किनारा जुड़ जाते हैं। आप पूर्ण रूप से समझ चुके होंगे कि सामान्यतः जब एक संवाहक व स्रोत डीएनए एक ही प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा नहीं काटे जाते तब वह पुनर्योगज संवाहक अणु का निर्माण नहीं हो सकता है। डीएनए खंड का पृथक्करण एवं विलयन प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए को काटने के परिणाम स्वरूप डीएनए का खंडन हो जाता है। इन खंडों को एक तकनीक द्वारा अलग कर सकते हैं जिसे जल वैद्युत का संचलन इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। चूँकि डीएनए खंड ऋणात्मक आवेशित चार्ज्ड अणु होते हैं इसलिए इन्हें वैद्युत माध्यम आधात्री द्वारा एनोड की तरफ बलपूर्वक भेजकर अलग कर सकते हैं। आजकल बहुत ही सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला माध्यम एगारोज है जो समुद्री घास सीवीड्स से निकाला गया एक प्रतिकृति बहुलक पॉलीमर है। डीएनए खंडों को एगारोज जेल की छलनी प्रभाव द्वारा उनके आकार के अनुसार अलग करते हैं। इस कारण खंड जितने छोटे आकार के होंगे वे अधिक दूर तक जाएंगे। देखिए और अनुमान लगाइए कि जेल के किस सिरे पर प्रतिदर्श सैंपल लादा गया था। पृथक्कृत डीएनए खंडों को तभी देख सकते हैं जब उस डीएनए को इथिडियम ब्रोमाइड नामक यौगिक से अभिरंजित कर पराबैंगनी विकिरण से अनावृत करते हैं। आप शुद्ध डीएनए खंडों को दृश्य प्रकाश में बिना अभिरंजित किए नहीं देख सकते। इथिडियम ब्रोमाइड अभिरंजित स्टेन्ड जेल को पराबैंगनी प्रकाश में अनावृत करने पर डीएनए की चमकीली नारंगी रंग की पट्टी दिखाई पड़ती है। डीएनए की पृथक्कृत पट्टियों को एगारोज जेल से काट कर निकालते हैं और जेल के टुकड़ों से निष्कर्षित एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को क्षालन इलूशन कहते हैं। इस तरह से शुद्ध किए हुए डीएनए को क्लोनिंग संवाहक से जोड़कर पुनर्योगज डीएनए निर्माण में उपयोग किया जाता है। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। यदि आप लोगों को थोड़ा बहुत वीडियो पसंद आई हो और समझ में आया हो, ये वही उन्हीं लोगों को ज़्यादा समझ आएगा जिनकी एनसीईआरटी कंप्लीट है और जिन लोगों ने अच्छे से समझकर बढ़िया कंप्लीट किए हैं तो उनको फास्ट रिवीजन में सहायता मिलती है। और आगे का जो बचा हुआ पार्ट है हम अगली वीडियो में देखेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।